गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज मधेपुरा। और अभी हम लोगों ने कक्षा 12 की एक किताब है। कक्षा 12 की किताब से हम लोगों ने इस समय हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास, और 11 का हम लोगों ने देख ही लिया है। ग्रामीण विकास में इसमें 4 चैप्टर थे, 2 कल ख़त्म हो गए और आज जो है 2 और बचे हैं। इनको देख लेते हैं शार्ट में, और पेज मैं दे ही देता हूँ तो आप लोग पेज से भी उसको देख लेंगे। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो गांव में चलाए जा रहे हैं, जैसे बहुत से कार्यक्रम हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसको। स्वतंत्रता से पहले तो हमारे देश की हालत बहुत ही ख़राब थी, उस हिसाब से ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी नहीं था। लेकिन अब वर्तमान में जो है इस तरह के बहुत से कार्यक्रम आ गए हैं, उन्हें सरकार ने लागू किए, जिसको कि हम देखें तो ग्रामीणों का बहुत अधिक शोषण किया जा रहा था स्वतंत्रता से पहले। और स्वतंत्रता के पश्चात जो है ग्रामीण विकास का कार्यक्रम गांव की तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहले तो जमींदारी प्रथा को बंद किया, और उसके बाद फिर आप देखें तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अर्थ क्या है। ये बार बार लिखा जाता है कि हमारे गांव में जनसंख्या 60-70% रहती है, और पहले 75-74 थी, अब 60-65 है। और पंचवर्षीय योजना में कुल योजना का जो भी था 20% ही व्यय किया गया। इसकी इसलिए विकास की गति थोड़ी कम रही, और उसके बाद धीरे धीरे ये 50% तक हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस तरह से फिर गांव की जनसंख्या भी बढ़ती रही, इससे खेती पर भी दबाव बढ़ता रहा, और ग्रामीण उद्योग भी ढंग से पूरी तरह से नहीं किए लगाए जा सके। गोबर गैस एक हमारे पास संयंत्र था, यही पुराने समय में। और वर्तमान में जब आगे बढ़ा तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। इसको पूछता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है, देखिए, समन्वित मतलब हर सारी चीज़ें, बहुस्तरीय, बहुउद्देशीय, बहुआयामी। और इसके अंदर सारे प्रोग्राम जो हैं आपके गांव के, चाहे छोटे हों बड़े हों, जैसे पेंशन योजना, शौचालय योजना, चाहे सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ लें तो वो एक समन्वित मतलब सबको लेके चलने वाला, सारे प्रोग्राम को करने वाला। तो इसके मुख्य रूप से 4 तत्व थे कि कृषि विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों का विकास करना, सहकारिता जो है उसको संगठित करना, गरीबी बेरोजगारी को दूर करना, और कृषि की प्रभावित करने वाली सेवाओं को, बाज़ारों को और साख को व्यवस्था को स्थापित करना। और उद्देश्य भी उसी तरह से था कि प्राकृतिक मानवीय संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए, ग्रामीण विकास में जो मूल उद्योग हैं उनको स्थापित किया जाए, कमज़ोर वर्ग को आर्थिक सहायता दी जाए, ये इसका उद्देश्य था। लक्ष्य में लगभग सभी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था, अगर एक लाइन में आप कह दें तो। और फिर इसके बाद ये इसके अंदर विभिन्न योजनाएं जो थी पूछता है समन्वित कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, सीमांत किसान एवं कृषि एजेंसी है, और छोटे किसान मतलब स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ये फुल फॉर्म पूछता है, SFDA। और उसके बाद डवेरा मैंने आपको बताया था, ये महिलाओं और बाल विकास से संबंधित है। पूछ लेता है डवेरा कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो महिला और बाल विकास से है, आप इसको इस तरह से कह लें। और ग्रामीण गंगा कल्याण योजना भी चलाई गई थी, जो इस समय वर्तमान में चल रही है। ये 94 की बुक है, इसलिए 94 के सारे प्रोग्राम्स इसमें दिए गए हैं, और उस समय से लेके जो इधर अभी तक चले हैं 2001, 2, 3, 4 तक। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जिसे कहते हैं, सूखा और मिलियन कुआं योजना, और 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी थी। कार्यक्रम का दोष अगर आप कहें तो यही रहा कि इसके लिए जो प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे और अशिक्षित भी थे, उन्होंने नहीं किया। और निर्धन परिवार के लिए अनुदान ऋण राशियाँ पर्याप्त नहीं रहीं, मतलब उनको। और भू सुधार कार्यक्रमों का भी नहीं हो पाया, और दूसरा जागरूकता इसकी नहीं हो पाई। तो इसको सफलता के लिए अगर आप सुझाव देंगे तो यही दे सकते हैं कि ग्राम की योजना बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि
कार्य में पर्याप्त लाभ हो। वर्तमान में जो गांव की योजना बनती है उसके अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार भी है, और वर्तमान में ये चीज़ें होती हैं, कागज़ पे होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई देती हैं। और इसलिए इसको जो है सही ढंग से लागू करना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा ऋण और उनको एजेंसियों द्वारा समय समय पर अध्ययन करना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। समन्वित विकास कार्यक्रम में संगठनात्मक में सुधार किए चाहिए, ताकि संगठन जैसे स्वयं सहायता समूह वगैरह बनाया जाता है तो उन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और सब्सिडी जो अक्सर दे देते हैं लोग, तो शुरुआत में देने के बजाय अंत में देना चाहिए, ताकि जब वो काम अच्छी ढंग से कर लें तब। अब अक्सर पूछता है कृषि विकास एजेंसी SFDA स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है? तो ये मुख्य रूप से है कि छोटे किसानों को पहचानिए और उनको लाभान्वित करिए। उनसे रिलेटेड सिंचाई, भू सुधार और फसल, मुर्गी पालन, पशुपालन, इन सब चीज़ों का उनको सुझाव दीजिए, जागरूक करिए और उसके संबंध में उसको लघु कृषक मतलब स्मॉल फार्मर, लघु स्मॉल कृषक फार्मर विकास डेवलपमेंट D और A एजेंसी। तो ये अक्सर पूछता है कि क्या है। दूसरा पूछ लेता है आपसे सीमांत मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, MFDA। तो मार्जिनल क्या है कि इसके अंदर कृषक एवं कृषि विकास एजेंसी के मुख्य कार्य ऐसे हैं कि ऐसे सीमांत किसान जो हैं, जो कि कृषक श्रमिकों को पहचानना, उनकी समस्या को समझना, ग्रामीण उद्योग का स्थापना करना जैसे कुटीर उद्योग हैं, और कृषि एवं गैर कृषि पदार्थों के उत्पादन एवं विक्रय की व्यवस्था, उनकी विक्रय की व्यवस्था करना। एक पूछता है जवाहर रोजगार योजना क्या है? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में सरकार द्वारा आरंभ की गई थी, और इसमें इसके अंतर्गत था कि राष्ट्रीय ग्रामीण युवक प्रशिक्षण योजना भी एक थी। और जवाहर रोजगार योजना में सबको रोजगार देना, जो प्रशिक्षित करना, रोजगार देना, ये रहा। और राष्ट्रीय ग्रामीण युवक स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना में ये 15 अगस्त 1989 में, बहुत पहले इसमें शुरू किया गया था। इसका 18 से 35 आयु के जो ग्रामवासी युवक हैं, इनको कृषि से संबंधित कार्यकलाप को समझाना और इनके अंदर आवश्यक कौशल, स्किल जिसे आज डेट में कहते हैं, स्किल और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निकल, इनको प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण शब्द ही लिखा हुआ है, तो ये 18 से 35 साल के युवकों के लिए थी। और इसके अंदर पैसा भी अच्छा खर्चा किया गया। 6वीं योजना में करीब 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। 7वीं में और ज़्यादा बढ़ाया गया और इनको नौकरियां भी मिली। लेकिन ये पूर्ण रूप से अभी भी चल रहा है ये योजना, और बहुत ही अच्छी योजना है। गांव में महिलाओं बच्चों का विकास करने के लिए भी योजना चलाई गई, और इस योजना के अंतर्गत महिलाएं इसमें शामिल थीं और बच्चे भी इसमें शामिल थे कि इसमें महिलाओं को जो है ज़्यादा, जवाहर रोजगार योजना जो है हमारे देश की एक प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत ये 100 दिन का रोजगार, जो आप सुनते हैं कि 100 दिन का गारंटेड रोजगार, वो इसी के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के कार्यक्रम में का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्ग को रोजगार देना, खाद्यान्न का वितरण करना और इनके परियोजनाओं के निर्माण और कार्य की योग बनाने में उनको सहायता देना। ट्राइसेम पूछता है कि ट्राइसेम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये अपने आप में ही देखिए लिखा हुआ है, ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्राइसेम। ये भी 1989 में प्रारंभ की गई थी। 18 से 35 साल के युवकों को प्रशिक्षण देके और अनुदान देके, सब्सिडी देके, वित्तीय सहायता प्रदान करके बैंक के माध्यम से इनका जो भी रोजगार ये करना चाहें उनको दिया गया था। और इसमें अगर छोटे प्रश्नों में देखिए पहला क्वेश्चन यही पूछा है, समन्वित विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव दीजिए, स्वरोजगार योजना क्या है, और वो जो मैं और समन्वित विकास ग्रामीण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, समन्वित विकास कार्यक्रम क्या है, वही गरीबी बेरोजगारी दूर करना, कृषि में प्रभावित करने वाली सेवाएं देना, कृषकों को सहकारिता देना, जैसे सहकारी बैंक है,
जवाहर रोजगार गारंटी योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सवाल हैं आपके। बहुत आसान सवाल हैं, मैं इसको पेज में भी आपको देता हूँ। दूसरा चैप्टर देखते हैं, ग्रामीण उद्योग और नवीनीकरण एवं विकास। तो ग्रामीण उद्योग में आप वही फिर लिखा देखिए, 70% हमारी जनसंख्या निर्भर करती है। उद्योग दो प्रकार के होते हैं, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग कह लीजिए। दूसरा लघु उद्योग में आ जाइए तो राइस मिल वगैरह जैसे हैं, वो है आपका। और इसको हम कुटीर उद्योग पर भी दो भागों में बांट सकते हैं, जो कृषि पर आधारित हैं और जो ग्रामीण अपनी बुद्धि चातुर्य से, कला से, जैसे भरका बनाना, कुल्हड़ बनाना, चटाई बुनना, टोकरी बनाना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, तो ये कृषि पे आधारित हो गए। और बुद्धि चातुर्य से अगर आप बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन, जैसा मैंने कहा, भरुका बनाना, खिलौना बनाना, लकड़ी का काम करना, जूते चप्पल बनाना, सिलाई कढ़ाई आदि का काम करना। तो यही दो उद्योग जो है इसके अंदर काम करते हैं, जो कृषि पे आधारित हैं और जो आदमी अपनी बुद्धि चातुर्य से करता है। तो कुटीर उद्योग का मतलब ही वही है कि जो जिसका कच्चा माल गांव में ही मिल जाए और श्रम भी परिवार करे, तो वो हमारा कुटीर उद्योग है। और लघु उद्योग क्या होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसके लिए 1949-50 के अनुसार लघु उद्योग वह उद्योग है जिसमें मुख्यतः किराए के श्रमिक भी रहते हैं। इसमें इनकी संख्या 10 से 50 हो सकती है। अब राइस मिल का उदाहरण ले लीजिए, तो वो चीज़ आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे कहेंगे। और भारी पैमाने का उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो इसमें सैकड़ों मजदूर आते हैं। जैसे गाजीपुर में थर्मल पावर प्लांट है, तो ये करीब 70 करोड़ की पूंजी से है। और यहाँ लिखा है कि ये उद्योग 3 करोड़ पूंजी से आरंभ होकर बड़ा बड़ा हो सकता है। जैसे चीनी उद्योग, शुगर मिल हो सकती है, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, जूट की मिल हो सकती है, कपड़ा की मिल हो सकती है। और इन अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु उद्योग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इससे सीधे ग्रामीण जुड़े रहते हैं और वो अगर आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर होता है। तो ये कृषि में भी सहायक होते हैं, कृषि भी आपकी बढ़ती है। इसके अंतर्गत बहुत से लाभ होते हैं। इसका महत्व अगर आप एक शार्ट में देखें तो कृषि में सहायक होता है, भारत में उद्योगों से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, आय संपत्ति देश की बढ़ती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में की समस्याएं क्या हैं, तो कच्चे माल का अभाव है, धन की समस्या है, पुराने ज़माने के उपकरण, पुरानी विधियां हैं, विक्रय संबंधी है कि किसान उत्पाद पैदा तो कर लेता लेकिन बेच नहीं पाता है। सस्ती बिजली और मशीनों का अभाव है, बिजली के दाम बहुत ज़्यादा हैं, मशीनों के दाम बहुत ज़्यादा हैं। जनता की रुचि होती है, मतलब जैसे बाहर का सामान आके बिकने लगता है और गांव का सामान नहीं बिक पाता है। तो ये होना चाहिए कि जो चीज़ें शहर में बन रही हैं, अपने ज़िले में बन रही हैं, उनको पहले प्राथमिकता दें और उनकी क्वालिटी वगैरह सब यहीं चेक हो। बाहर से आने वाले, जैसे नमकीन का उदाहरण ले लीजिए, गाजीपुर का उदाहरण ले लीजिए, तो बाहर से आके नमकीन बिकती हैं, लेकिन क्या गाजीपुर में नमकीन नहीं बनाई जा सकती हैं? ज़रूर बनाई जा सकती हैं। जब समोसा बनाया जा सकता है तो नमकीन भी बनाई जा सकती हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसमें आम जनता को भी सहयोग करना होगा, सरकार के भरोसे रहने से कोई वो नहीं होगा। अगर हम चाहेंगे कि नहीं, हम गांव से बनाया हुआ चीज़ या बेसन या जो चीज़ लें, अगर लैया से तक लें, तो हम बाहर की चीज़ों पर निर्भर नहीं करेंगे। हर अगर ज़िला इस तरह से काम करे तो निश्चित रूप से हर ज़िले का विकास होगा। इसमें सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुटीर और लघु उद्योग के विकास हेतु सुझाव दीजिए, तो वही इस जो आपकी समस्या है इसी पर आप सुझाव दीजिए कि कच्चे माल की समस्या को ख़त्म किया जाए और जनता और सरकार का संरक्षण हो, लघु कुटीर उद्योग का संरक्षण हो, माल बिक्री की समस्या ना आए। और भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्या प्रयास किए गए हैं, तो सरकार द्वारा बहुत सी चीज़ें हैं कि ऋण गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई 1960 में, और 1986 में जो है लघु उद्योग विकास विधि निधि भी आपकी एक बैंक भी भारत औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ये भी स्थापित किया गया, जो किसान के लिए था। और अनेक तकनीकी सहायता दी गई, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, विपणन सुविधाएं जो है आपका मंडी वगैरह ये सब स्थापित की गई कि आराम से किसान भी मिले। लाइसेंसिंग में छूट दी गई, करों में भी छूट दी गई। अनुसंधान के जैसे कृषि विज्ञान केंद्र आपका बना हुआ है, तो इस तरह से अनुसंधान केंद्र भी बनाए गए। और संस्थागत अगर आप देखें तो भारतीय लघु उद्योग निगम 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इम्पोर्टेंट जीके है आपका।
और इसके अंतर्गत जो है आपको बहुत से कच्चे माल का वितरण करना, अच्छी मशीन देना, दुर्लभ उपकरण उत्पन्न किसानों को देना, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर संस्थागत जो कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा दी गई। और उसके बाद संरक्षणात्मक जो आपको दिया गया जो संरक्षण कर सके, तो इसमें देखिए लोकनाथ समिति ने 1967 में, नेवलकर समिति ने भी 67 में, अग्रवाल समिति ने भी 79 में, खुसरो समिति भी 83 में, इन लोगों ने लघु उद्योगों की समस्याओं को पढ़ा और उस पर अपना जो है कार्रवाई समिति पूछता है। 1955 में सबसे पहले इन्होंने स्थापित किया और सरकार ने औद्योगिक अधिनियम 1951 में संशोधन करके लघु और कुटीर उद्योग को वैज्ञानिक संरक्षण प्रदान किया ताकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें। और उसके बाद इसमें छोटे क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो वही लघु उद्योग क्या है? यह उद्योग जो घर में बैठ के परिवार के साथ चलाया जा सके, ये लघु उद्योग है आपका। और इसमें लघु उद्योग ये कुटीर उद्योग है। और लघु उद्योग आपका वो है जिसमें मजदूरों की संख्या 10 से 50 के बीच में हो। ग्रामीण विकास में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हर किसान के घर में कुटीर उद्योग रहे तो उसका 2 रुपए की आमदनी भी होगी और कृषि भी उसके पास है। कुटीर उद्योग के 4 लाभ बता दीजिए। तो रोजगार मिलता है, कम पूंजी में संचालित वाला होने वाला उद्योग होता है, कृषि में सहायक होता है। ग्रामीण उद्योग से आप क्या समझते हैं? इसको 2 भागों में बांटा जाता है, कुटीर और घरेलू, या घरेलू उद्योग कह लें। कुटीर उद्योग को घरेलू उद्योग भी कहते हैं और लघु उद्योग कह लें। तो ये आपका 2 ग्राम उद्योग है। और इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण विकास में कुटीर उद्योग धंधों का क्या महत्व? बहुत महत्व है साहब। कृषि पर जो है भार कम पड़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, अर्थव्यवस्था सही होगी, आत्मनिर्भर बनेगा, देश का विकास होगा, इस तरह के। तो ये 10 लाइन का आपको इसमें आंसर मांगा जाता है। 2 नंबर का सवाल होता है। और बड़े सवाल अगर आपके आ जाते हैं तो इन्हीं 2 का जोड़ दिया जाता है। भारत में कुटीर लघु उद्योग धंधों के पिछड़ेपन का क्या कारण है? 3 पेज में ये उत्तर देना रहता है आपको। तो इस मैं इसे पेज में भी दे देता हूँ। अब उसके बाद आ जाता है हमारा खंड ख, जिसमें कि उद्यमता का विकास। ये उद्यमता का विकास आ जाता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा परियोजना का निर्माण। ये मैं चैप्टर मैंने पढ़ा भी दिया है और कक्षा 12 का। तो क्लास 11 से लेंगे परियोजना के निर्माण। 2, 4, 5 वीडियो में ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो सामान्य आधारित विषय अगर हमारा जून में ख़त्म हो जाता है तो फिर जुलाई से हम लोग ट्रेड का अपना विषय जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसे पढ़ेंगे। छात्रों में वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। और जुलाई में जैसा कि है कि आप स्कूल खुलेंगे तो आप अपने एडमिशन्स प्रोविज़नल ले सकते हैं। आधार कार्ड अगर आपके पास रहे तो आप प्रोविज़नल एडमिशन पा सकते हैं। बाद में आप अपनी मार्कशीट, टीसी वगैरह जमा करके, प्रोविज़नल माने अस्थाई, और उसके बाद फिर ले सकते हैं। और एनसीसी वगैरह की व्यवस्था, जो फॉर्म वगैरह होते हैं वो भी आपके भरे जाएंगे। तो इसके साथ ही ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपको फिर यही कहूँगा कि आप लोग इस साल बढ़िया नंबर से पास होंगे। और जो मेरे क्लास के बच्चे हैं वो तो कभी फेल हुए नहीं, और इस बार तो मान लीजिए कोरोना का विषय रहा है तो अच्छे नंबर से पास होंगे। और आप लोगों ने प्री बोर्ड में भी अच्छा नंबर पाया है, क्लास 11-12 में भी जो आपने, चूँकि मैंने तो परीक्षा ली है आपकी, तो वो भी पास होंगे। क्लास 11 के जो करीब 15 लड़के हैं उनका भी अच्छा एग्ज़ाम हुआ है और उनको भी अच्छा नंबर मिला है। तो वो भी अपना आके 11 वाले लड़के 12 में एडमिशन अपना पूरा करेंगे। और जो नए बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं व्यवसाय पूरक, रोजगार पूरक हमें शिक्षा पढ़नी चाहिए, वो ज़रूर इसमें इंटरेस्ट लें। क्योंकि आने वाला समय कोरोना अभी इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला है। तो इसी में अगर आप अपना इंटरेस्ट दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें आपको रोज़गार भी है और साथ ही आईटीआई के समकक्ष है। इसलिए इसमें के ग्रुप, आप पॉलिटेक्निक का के ग्रुप उठा के देखिए, उसमें आईटीआई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को सेकेंड ईयर में एडमिशन भी मिलता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि मैंने कई लड़कों को प्राइवेट जॉब में मदद की है और वो कर भी रहे हैं। और कई लड़के तो जो एनसीसी वगैरह पा जाते हैं वो बीएसएफ में चले जाते हैं।
जो कुछ नहीं करते हैं वो अपना रोज़गार खड़ा कर लेते हैं। उनको कम से कम ये सारे टॉपिक पता रहते हैं कि ग्राहक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, दुकान कैसे चलाई जाती है, चाहे वो ठेले से लेकर बड़ी जनरल स्टोर या शॉपिंग मॉल ही क्यों ना हो। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये MBA में जाके आप सीखेंगे। ये चीज़ आपकी बेसिक छोटा जो